और जो है 37 स्टार्ट हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन जो है केस स्टडी के बेस पे है, यानी आपको एक केस दिया जाएगा, उसके बिहाफ पर आपको आंसर देना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करने होंगे। 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर दिए जाएंगे। हिंदी वाले भी देख लें क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की हाइट है उसमें रिलेशन के लिए वाई को बताया गया है कि वाई प्लांट की हाइट है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोज द सनलाइट इज ग्रोन, यानी जैसे जैसे लाइट आपके प्लांट पे पड़ती है उसके रिस्पेक्ट में इसकी ग्रो हो रही है। ठीक है, हाइट की लंबाई बढ़ती जा रही है। उसके लिए एक रिलेशन दी जा रही है आपको, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x²। और आपसे ये बताया जा रहा है कि x जो है नंबर ऑफ डेज है इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, यानी जैसे जैसे लाइट आपकी पड़ रही हो, एक दिन पहले मान लेते हैं, एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया ना, ये x जो बताएगा नंबर ऑफ डेज बताएगा। ठीक इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हिंदी वाले भी देख लें। सूर्य के प्रकाश के संपर्क का पौधे की ऊंचाई के साथ संबंध दिया जा रहा है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x² द्वारा नियंत्रित है, जहाँ x प्रकाश के संपर्क में आने वाले दिनों की संख्या है। ठीक है, अब इससे के बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देख लो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। सनलाइट के रिस्पेक्ट में ग्रोथ क्या हो रही है। देखो, किसी की ग्रोथ निकालने का मतलब होता है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो जिसके रिस्पेक्ट में ग्रोथ निकालनी है। जैसे यहाँ पर एक्स के दिन यानी डेज के रिस्पेक्ट में आपको लेंथ दी गई है, तो उस लेंथ को क्या करना है आपको, हाइट को वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, वही हमारी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन उसको लिखो। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक, इसमें गिवन क्या है, हमको दिया जा रहा है कि जो हमारे पास लेंथ है प्लांट की जो कि समय के साथ चेंज हो रही है, यानी दिन डेज के साथ रिलेशन में है, 4x माइनस 1/2x²। देख लो एक बार, 4x ये 4x माइनस 1/2x²। ठीक है, ये हमको रिलेशन दे दी गई है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, रेट, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। तो हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना होगा। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, dy/dx हुआ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस 1/2 x की पावर 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास dy/dx अगर है, x की पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n आगे आ जाता है। ठीक है, और जो पावर होती है कम हो जाती है। इसी फार्मूले का यूज करके हमने इसको किया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो यही हमारे पास ग्रोथ रेट है। क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्रोथ रेट बतानी है, रेट ऑफ ग्रोथ बतानी है, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमको पता चल गई, रेट ऑफ ग्रोथ पता चल गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमको बताना है सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेज। पहले तो डेज बताना है कितने लगेंगे, इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो द मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट होने पे मैक्सिमम हाइट ग्रो करने पे कितने दिन लगेंगे। और किसी चीज़ का हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसको जीरो करना होता है।
यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करने के बाद उसमें सेकंड डेरिवेटिव निकाला जाता है। जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स की, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम आएगा, और पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मिनिमम आएगा। सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, किसके लिए फाइंड करना है, मैक्सिमम के लिए। तो एक्स मैक्स फाइंड करना मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या है क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या बताएंगे, हमको ये बताना होगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के केस में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव यानी वाई डैश क्या होना चाहिए, या फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एक कहानी। इसके बाद अगर मान लेते हैं इसको जीरो करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू ए आ जाती है। ठीक है, जीरो करने के बाद तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा एफ डबल डैश, और एक्स ऑफ ए निकाल लेना होगा। इसका मतलब अगर ये निगेटिव आता है तो जो केस हमारा बनेगा वो मैक्सिमा का बनेगा। ठीक, और वाई डबल डैश एक्स बराबर ए पे अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा का केस बनेगा, मिनिमा। ये दो पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन सा केस बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सेकंड डेरिवेटिव, जो रेट निकला उसी का सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। तो क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, सेकंड, इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी या फिर कह सकते हो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, अंदर क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, इसमें क्या है 4 माइनस एक्स। ठीक है, इसको निकालो तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ये माइनस का 1 आया है। ठीक है, ये माइनस का 1 आया है। एक तो ये सबसे पहले तो हमको ऊपर यही निकाल लेना चाहिए था ना, इसके लिए तो ये तो हमने निकाला ही नहीं अभी, इसको डिफ्रेंशिएट फिर से कर दिया। कंडीशन निकालने से पहले हमको ये निकालना होगा ना, पहले हमें एक्स की वैल्यू निकाल लो, एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने के बाद क्या निकालना होगा, एक्स निकालना होगा, उसके बाद हम इसको निकालेंगे ना, पहले चेक कर लिया हमने। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा के केस में डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, यानी 4 माइनस एक्स क्या आना चाहिए, जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये 4 डेज हमारे पास आ गए, यही हमारा आंसर है। इस आंसर को प्रूव करने के लिए क्या बताओगे कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स दोबारा जब हो जाएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स, डी डिवाइड बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी डिवाइड बाई डी एक्स 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ये माइनस का 1 आया है, इसको अगर हम डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में निकालें, क्या है हमारे पास, एक्स बराबर 4 निकाला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट कोई वैल्यू डिपेंड नहीं है इसमें एक्स की। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव, निगेटिव आया तो क्या केस बना, मैक्सिमा का। अगर पॉजिटिव आता तो किसका केस बनता, मिनिमा का। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हम बता देंगे कि जो नंबर ऑफ डेज आया है, क्या आया है 4, ये हमारा मैक्सिमा के लिए है, इसलिए क्या बताओगे, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 इज मैक्सिमम डे, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो क्या है यहाँ पर जो पूछा था, क्या पूछा था, नंबर ऑफ डेज इट विल बी टेक द प्लांट ग्रो मैक्सिमम हाइट।
4 डेज बाद क्या होगा, ये जो प्लांट हमारा है मैक्सिमम हाइट पे ग्रो कर जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएंगे 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन प्रूव करने के, ये दिखाने के बाद ही हम कह सकते हैं कि 4 दिन लगेंगे। हो सकता है कि अगर पॉजिटिव आ जाता तो ये मिनिमम के लिए होता ना, इसलिए ये कंडीशन हमको दिखानी पड़ेगी। इसमें 2 नंबर का भी है तो ये दोनों पार्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब इसके बाद देख लो क्या है। इसके बाद हमसे पूछ लिया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। कुछ नहीं करना है, जो एक्स निकला है इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख देना है, इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख देना है। इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें रख देना है। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट क्या आ जाएगी, वाई मैक्स, जो वैल्यू निकली है एक्स की उसको रख देना है। 1/, पहले क्या था 4x था ना, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, -1/2 और 4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करोगे यहाँ 16, यहाँ पर आ जाएगा 8, ये हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, और अगर उसमें दिया है तो जिस पे यूनिट पे दिया है, किस यूनिट पे दिया है सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें इतना ही करना था, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो वाई मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम डेज कितने लगे इसको, यानी 8 सेंटीमीटर हाइट पर पहुंचने के लिए उसको 4 दिन लगेंगे प्लांट को। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी केस स्टडी पे बेस है। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन 2 क्लब। एक क्लब पी है, दूसरा क्लब क्यू है। फॉर विच अ टीम फ्रॉम ईच क्लब इज चूजन, मतलब उससे सेलेक्ट करना है। रिमेनिंग प्लेयर ऑफ क्लब पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली सेटिंग अलोंग द लाइन ए बी एंड सी डी, वेयर द पॉइंट जो ए हमारा है जहाँ प्लेयर बैठा हुआ है उसके लिए कंडीशन बताएगी, बी पे जो प्लेयर बैठेगा उनकी कंडीशन बताएगी, सी पे जो बैठे हैं उनकी बताएगी, और डी की उन पर बताएगी। इसके बेस पे हमको आंसर देना है। हिंदी वाले भी देख लें। दो क्लबों पी और क्यू में एक क्रिकेट मैच रखा गया है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्लब से एक एक टीम चुनी गई है, मतलब एक एक टीम चुनी जाएगी। क्लब पी और क्लब क्यू के बचे हुए खिलाड़ी क्रमशः ए बी, जो रिमेनिंग 2 टीम चुनने के बाद जो बच गए उनमें उनको ए बी तथा सी डी रेखाओं में बिठाया गया है। कौन सी लाइन है, ए बी और सी डी रेखाओं पर बिठाए गए हैं, जहाँ बिंदु ए बी सी डी इस प्रकार हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो चुने नहीं गए हैं, समझ गए। अब आपसे इसके आधार पर आंसर आपको देना है। इसमें अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। फिर उसके बाद राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, उसका फाइंड करना है। फिर उसके बाद फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी, इसको भी फाइंड करना है। इसके बाद राइट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर उसको भी, यानी तीसरे पार्ट में कोई एक पार्ट करना है, लेकिन जब आएगा तभी कर पाओगे, ठीक, दोनों पार्ट नहीं करने, इसमें एक पार्ट करना है। चलो फिर करते हैं इसको। जैसी कंडीशन दी है वैसा हमें काम करना होगा। क्या बोला है, बोला गया है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बच रहे हैं किसके, ए बी, बी सी और डी, उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 37 जो गिवन है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया है, ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 3 4 0, 3 4 और 0। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, बी का कोऑर्डिनेट है, बी का है हमारे पास 5 3 3, 5 3 और 3। सी का कोऑर्डिनेट कितना है 6 -4 1, 6 -4 और 1। इसके बाद
डी का कोऑर्डिनेट कितना है, डी का कोऑर्डिनेट है 13 माइनस 5 माइनस 4, 13 माइनस 5 माइनस 4, ये डी का कोऑर्डिनेट है। लाइन कौन कौन सी दी गई है, ए बी और सी डी दी गई है। लाइन कौन सी है, ए बी एंड सी डी, ये दिया गया है। देखो कोऑर्डिनेट देने का मतलब है कि हमें ए के वेक्टर फॉर्म दिया गया है, बी का वेक्टर फॉर्म दिया गया है, सी का वेक्टर फॉर्म दिया गया है और डी का। क्योंकि यहाँ अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस को बताता है और तीसरा एलिमेंट जेड एक्सिस को बताता है। तो यहाँ पर इसने एक्सिस ना बता के आई जे कैप के रूप में न दे के सीधे कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो हमको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, वेक्टर ए जो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए जो हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये वेक्टर हमारा ए हो जाएगा दी गई कंडीशन के लिए। यानी हमारे पास जो ए का कोऑर्डिनेट दिया गया था उसके हिसाब से वेक्टर फॉर्म ये बन गया। वेक्टर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5 आई कैप 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हमारा ए बी का काम हो गया। अब हमें क्या है, सी डी का दिखा देना है। वेक्टर सी जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर सी आ जाएगा आई कैप 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर हमारा हो गया सी। अब वेक्टर डी के विषय में लिख दो, ये क्या है 13 आई कैप 5 जे कैप और माइनस 4 के कैप, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ए बी सी डी सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास फाइंड जो करना है, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ए बी। ए बी का डायरेक्शन रेशियो आपको बताना है, वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो बताना है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए अगर हमारे पास पहला पार्ट देखा जाए, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो किसका, ऑफ ए बी, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है हमको। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये करना होता है। वेक्टर ए और बी हमने सब निकाल लिया है, तो बस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये तो हमने बी का लिख दिया। माइनस के साथ किसका लिख दोगे, ए का, ये माइनस है डॉट नहीं है, माइनस के साथ ए का लिखोगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो बचेगा 2 आई कैप, 3 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 जे कैप, सॉरी माइनस का 1 4, क्योंकि 3 है ना, 3 प्लस के हट जाएंगे, माइनस का 1 बच जाएगा, इसको माइनस का जे लिख दो, ये माइनस का जे हो जाएगा। इसके बाद ये 3 के कैप है, यहाँ पे 0 तो कोई मतलब नहीं है, 3 के कैप हो जाएगा। यही हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो ए बी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो आ गया वो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, एक आंसर हो गया, एक नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब इसको अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तो इनके कोएफिशिएंट को अलग कर दो, यही हमारे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। अगला पार्ट क्या पूछा है, अगला पार्ट पूछा है राइट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, सी डी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमको बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी डी, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में, सी डी की, सी डी की डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसको इन कैप्स लिखा जाएगा। सबसे पहले हमको सी डी का निकाल लेना होगा, सी डी वेक्टर, तो उसके बाद इसी का मॉड से डिवाइड कर देना होगा। तो यही हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। फार्मूला अगर ए के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एन कैप हमारा जो होता है, अगर वेक्टर ए दिया है तो इसी वेक्टर के मॉड से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है यहाँ पर, ठीक।
तो हम लगाते हैं सी डी। हमारे पास सी डी दिया हुआ है, सी यानी सी डी वेक्टर को ऐसे लिखा जाएगा, डी वेक्टर को आगे लिखा जाएगा जैसे ए बी में लिखा गया था, और सी को घटा दिया जाएगा, सी को घटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया है सी डी वेक्टर दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन ने बताया था क्या है, 6 सी क्या है, 6i-4j प्लस के। 6i, यहाँ पर हमारे पास जो है सी डी, ये क्या हुआ, हैंग करने लगा अभी से, सी डी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले डी वेक्टर कितना है, डी वेक्टर हमारे पास है, ये अच्छी समस्या आ जाएगी, पहला ही क्वेश्चन है, 13i-5j-4k, 13i-5j-4k क्या आएगा, 13i माइनस क्या था 5i-5j-4k, ये तो हमारा आ गया क्या, सी डी वेक्टर 13i-5j-4k। अब माइनस किसको करना होगा, सी वाले को करना होगा, 6 6i-4k सॉरी 4j और प्लस के, देख लो एक बार मिला लो, यही लिखा है 6i-4j प्लस के, ये आ गया। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 7i कैप, यहाँ पे जब करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस बचेगा j, यहाँ पे करेंगे तो -4, यहाँ पर एक ये -5, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारे पास सी डी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब सी डी वेक्टर के बाद हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू आ जाएगा सी डी वेक्टर, इसको डिवाइड किससे करेंगे, मॉड ऑफ सी डी से। ठीक है, सी डी वेक्टर डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ सी डी से। 7 क्या है, 7i है, -j है, -5k है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसके मॉडुलस से, कितना आएगा 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माइनस है कोई मतलब नहीं, माइनस स्क्वायर में आ जाएगा तो इसका माइनस का 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7i कैप -j -5k डिवाइड हो जाएगा किससे, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 49 प्लस का 1 प्लस 25, तो ये हमारा हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये 7i कैप -j कैप k कैप j कैप -5k कैप, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50 में 75, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 75। अब 75 से अगर आप कुछ निकालना चाहते हैं तो 5 निकाल लो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 7i कैप -j कैप -5k कैप, तो इसको जब 5 निकाल लेंगे तो ये बचेगा 25 बाहर कर लेंगे तो अंडर रूट के बाहर 5 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा √3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए, एक ये हमने निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, 1 नंबर का ये भी था। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी एंड सी डी। एक तो ये कहानी है, या तो एंगल ए बी और सी डी के बीच निकाल लिया जाए, दूसरा राइट अ वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ ए बी एंड सी डी, दोनों में इसको ये करना है, हमको तो दोनों ही कराना पड़ेगा ना। चलो फिर करते हैं, सबसे पहले 1 मिनट, हमारे पास क्या है, एंगल फाइंड करना है, थर्ड पार्ट का ए पार्ट है, एंगल फाइंड करना है किसके बीच में, एंगल ए बी एंड कौन सा है सी डी के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो इसको थीटा मान लेते हैं। देखो अगर हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है तो इनके बीच का जो एंगल निकालना होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ बी और हो जाता है क्या, कॉस थीटा। तो यही वाला फार्मूला लगाना है,
आंसर निकल आएगा। वेक्टर ए बी की बात करें तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। क्या निकाले थे वेक्टर ए बी? वेक्टर ए बी हम लोग निकाले थे, ये क्या आया था, 2i माइनस जे प्लस 3k। ये ए बी था 2i माइनस जे प्लस 3k। तो ए बी यहाँ पर लिख दो। ए बी क्या निकाले थे, 2i माइनस 3j प्लस k। ये तो हमारे पास था क्या, ए बी। ठीक है, जितना हैंग करने लगता है पहले ही क्वेश्चन में इनकी आफत आ गई। ये आ गया 2i माइनस जे प्लस 3k। इसके बाद सी डी वेक्टर हमने क्या निकाला है, ये निकाला है। ये क्या है, 7i माइनस जे प्लस, यहाँ पर हमने जो सी डी वेक्टर निकाला है वो लिख लो। क्या निकाला है, 7i माइनस जे माइनस 5k। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब एंगल निकालना है तो इसको ए को कैपिटल ए बी की तरीके से ट्रीट करो और बी को सी डी की तरीके से, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो और फिर क्या है, मॉड निकालना है। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे फार्मूले के हिसाब से। वी नो डैट, क्या जानते हैं कि जब हमारे पास वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी डी, क्या है, वेक्टर सी डी। ये क्वेश्चन कराना मुश्किल देगा क्या भाई, हैंग करने लगा फ़ौरन। अभी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ इसमें। डॉट है सी डी के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ सी डी और ये कॉस थीटा। ठीक है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। यहाँ पे 2i माइनस 3j प्लस के, डॉट है किसके साथ, 7i माइनस जे माइनस 5k। ठीक, ये डॉट है किसके साथ है, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू में क्या है, मॉड किसका निकालना है, ए बी का। मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर दे दो ए बी वाला। 2 का स्क्वायर यानी 4, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 और 1 का स्क्वायर यानी 1। दूसरा क्या है उसका भी दे दो अंडर रूट के अंदर। 7 का स्क्वायर 49 और इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का इसका 25। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। इसके अलावा जो आता है सब बाकी जीरो होता है। यानी आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो और के डॉट के हो, ये तो 1 होगा। बाकी रिमेनिंग क्या होगा, आई के साथ जे आएगा तो 0, जे के साथ के आएगा तो 0 और आई के साथ के आएगा तो 0। तो हमको इसी कॉन्सेप्ट को लगा के इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, जब इसका करेंगे तो इसमें बस आई का पार्ट ले लो, जे का पार्ट ले लो और के का जो सेम सेम है वो ले लो। 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 14 हो जाएगा। माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ये बराबर किसके आएगा, इसको ऐड करोगे यहाँ पर 4 10 14 हो जाएगा, अंडर रूट 14। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 75। ये कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है 14, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ से अभी हम 5 कॉमन ले लिए। 75 को हमने क्या लिखा, 25 इंटू 3, उसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा 14। 14 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया, 42। यहाँ से कॉस थीटा। ये कैसे आया, इसको ब्रेक किया 75 को 25 इंटू 3, तो यहाँ का 25 से जब 5 बाहर आया, 25 बाहर आया तो रूट के बाहर 5 आया, यहाँ पे बचा 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, कितना आ गया, 42 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 42 सॉरी, कितना आ जाएगा 42। अब यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 42।
ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना हैंग कर रहा है कि कराने के लिए दिक्कत हो पा रही है इनको। तो ये हमारा हो गया सेकंड, इस थर्ड पार्ट का भी आंसर। परपेंडिकुलर का केस बचा है, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसको तो लास्ट ही में कराएंगे, क्योंकि अब इसमें करा देंगे तो फिर सब हैंग कर जाएगा। ये वाला क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या है, राइट वेक्टर परपेंडिकुलर राइट अ वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द ए बी एंड सी डी। ए बी पे हमारा जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। थर्ड में कौन सा है, थर्ड का तीसरा है, तीसरे में कौन, बी पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर। लेट कर लेंगे क्या, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है मेरा, परपेंडिकुलर जो वेक्टर है इसका ए बी एंड सी डी का, वो क्या है, वो हमारा है इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमने मान लिया है, और ये निकलेगा कैसे, इन दोनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए उससे जो वेक्टर बनेगा वही हमारा ये होगा। समझ गए, इनका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी डी, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है वेक्टर ए बी कितना है, 2i j, ये सब लिखने साइड पे। ए बी जो दिया है, क्योंकि फिर ऊपर करेंगे तो फिर हैंग करने लगेगा ना। यहाँ पर ए बी कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। इसके बाद अगला क्या है, अगला हमारे पास है सी डी। सी डी कितना है, ये हमारे पास 7i कैप, ये वाला वेक्टर जो है 7i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, सी डी के साथ। और इसको रफ नहीं कर सकते ना किसी भी तरीके से, तो हैंग कर जाएगा पूरी तरीके से। अभी चल रहा है जैसे चलने दो। ये आई कैप, जे कैप और के कैप यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पर वेक्टर ए के जो कोफिशिएंट है उसको लिख दो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। इसका लिख दो क्या है, 7 है, -1 है और -5 है। इसको सॉल्व करो। आई का निकालना है तो क्या करेंगे, आई वाले को इधर लिख देंगे, आई के सामने की रो और कॉलम बढ़ा दिया जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई -5 से होगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस एक और आता है तो ये 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अल्टरनेट चलता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब जे पे आ जाओ, जे के सामने की रो और कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 1 और 7 5, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। -5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा, -10। 7 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -7। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके सामने के रो को और कॉलम को हटा देंगे, कितना बचेगा, -1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो -2। 7 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 3 के साथ, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आई कैप, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 17 प्लस हो जाएगा 17 जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 19 के कैप। ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, यही हमसे पूछा था, यही एक्स वाई जेड की होगी। देखो ये सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, इस वजह से एक क्वेश्चन जो है अगले ही लेक्चर में करा देते हैं नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देखते हैं हो जाए तो ठीक है। ठीक, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या है, इसमें क्या है देख लो क्या है क्वेश्चन। 38 में है, अ कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर। कितने प्लेयर को ट्रेनिंग कर देता है, 3 प्लेयर को। ही ऑब्जर्व डैट प्लेयर ए कैन हिट, ए जो है हिट करता है अ टारगेट 4 टाइम्स। ठीक है, इन 5 शॉट, यानी जब उसको 5 मौके मिलते हैं तो जो ए प्लेयर है वो 4 बार बिल्कुल सटीक मामला करता है
सही निशान लगाता है। बी के विषय में बताया जा रहा है कि बी जो है उसको 4 मौके मिलते हैं, तो 4 में से 3 मौके पर वो बिल्कुल सही निशाने पर रहता है। सी के विषय में बताया जा रहा है कि उसको 3 मौके मिलते हैं, 3 में से 2 में उसका मौका जो लगता है एग्जैक्ट सही रहता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 प्लेयर मिस द टारगेट, 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल देम हिट द टारगेट, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। पहले क्या था कि ये मिस कर रहे हैं, दूसरे में इन तीनों का टारगेट सही हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का एक पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट, ठीक है। इसके बाद बी कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम हिट द टारगेट, ठीक है। ये 2 कंडीशन दी गई हैं। यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन का मतलब है केवल एक बंदा हिट करेगा, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 का मतलब है इसमें भी केवल 2 ही बंदे हिट करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। हिंदी वाले देखना है तो देख लें, वैसे समझा दिया है इसको। एक ये हिंदी में देख लो। एक कोच 3 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहा है। उसने यह पाया कि खिलाड़ी ए किसी लक्ष्य को 5 शॉट में से 4 बार भेद कर सकता है। खिलाड़ी बी 4 शॉट में से 3 बार भेद कर सकता है। खिलाड़ी सी जो है हो गया, ठीक है। खिलाड़ी सी 3 शॉट में से 2 बार भेद कर सकता है। अब इसके आधार पर आपको प्रश्न देना है। 3 खिलाड़ियों के लक्ष्य को न भेद पाने की प्रायिकता बतानी है। तीनों के एक साथ लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता बतानी है। तीनों में से केवल एक के लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता बतानी है, ठीक है। इसके बाद तीनों में से ठीक 2 को लक्ष्य को भेद पाने की प्रायिकता बतानी है। तो जो गिवन है उसके हिसाब से कंडीशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? ये देखो, तभी नहीं लगा रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में जो गिवन है, देखो इसने बोला है कि ए जो है, ए के पास टोटल कितने मौके हैं? 5। ए के पास 5 मौके हैं, 5 में से वो कितने में टारगेट में हिट करता है? ए के पास टोटल कितने मौके हैं? 5। 5 में से वो 4 टाइम अच्छे मौके, मतलब उसका निशाना बिल्कुल सटीक रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल उसके पास, ए के पास मौके हैं 5, उनमें से 4 में उसका टारगेट सही रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसके टारगेट की प्रोबेबिलिटी ए अगर है, पी ए है, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 4/5। 4/5 क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना चांस है। पॉसिबल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस, यहाँ पर देखा जाए तो टोटल सैंपल स्पेस उसके कितने पास, मतलब टोटल उसके पास कितने मौके हैं? 5 मौके हैं। उसमें से कितना टारगेट उसका सही रहता है? 4। तो 4/4, 4/5। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? ए की आ गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बी की क्या आएगी? बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसके पास कितने मौके हैं? 4। 4 में से उसका टारगेट कितने में सही रहता है? 3 में, ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी अब सी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? उसके पास कितने मौके हैं? 3। 3 में कितना टारगेट सही रहता है? 2। तो ये कंडीशन आ गई, ठीक। 4, 5, 4 में से 5 हुआ ए के लिए, 3 में से 4 हुआ बी के लिए, और 2 में से 3 हुआ सी के लिए। ये हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी। ये तो वो प्रोबेबिलिटी है जब उनका टारगेट सही रहता है। कैसे है? टारगेट पे लगा काम, टारगेट सही है। अब क्या होगा? अब हमको पता हो कि टारगेट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी दो किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो अगर हमारे पास टारगेट लग गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? पी। टारगेट नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ए डैश। ए डैश ये बताएगा कि हमारा निशाना चूक गया है, टारगेट नहीं लगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इनका सम 1 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना है? 4/5। इसको हम इस साइड भेज देंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश जो कि हमको नहीं पता, ये पता चल जाएगी। 1 माइनस इस वैल्यू को घटा दें, कितना है? 4/5। कितना आ जाएगा? 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ?
ए के टारगेट ना लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/5। एक तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद बी के विषय में देख लो। बी के टारगेट लगने की प्रोबेबिलिटी बी है, पी बी है, लेकिन बी के टारगेट ना लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी डैश है। ये कितना आ जाएगा, सम 1 आएगा, यहाँ से इसको निकाल लो। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस ये कितना है, 3/4 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1/3। ये किसकी आ गई, पी के ना लगने की प्रोबेबिलिटी, टारगेट पे ना लगने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी बी डैश जो आ जाएगा मेरे पास 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद सी के विषय में देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के ना लगने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आगे क्या, ये बराबर आ गया 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी सी डैश रखेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, ये तो पता है ना हमको कितना है, 2/3, ये 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये 1/4 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 कर गए, क्योंकि ये एलसीएम लोगे तो 4 आएगा ना, ये 4 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर बन जाए तो रफ करके लिख दो, तो ये 1/4 आएगा, ये 1/4 आ गया। तो ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश यानी सी के टारगेट न लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। अब तीनों की हमने निकाल लिया है, जो जो आने की और ना आने की दोनों लिख लिया हमने। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या बोला इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 प्लेयर मिस द टारगेट। तो पहला पार्ट क्या है, तीनों प्लेयर ने टारगेट मिस कर दिया। all three players miss the target miss the टारगेट। अगर ये टारगेट मिस कर देते हैं तो क्या आएगा, टारगेट मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है मिस ना, मतलब मिस हो जाने की। ए की क्या है, ए डैश है, बी की क्या है, बी डैश है, और सी की क्या है, सी डैश है। इन्हीं का तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3। तो कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, 3 5 चौको 20, हाँ 60 हो जाएगा, यानी 1/60। ये क्या आ गया, एक नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्या है कि इन तीनों ने टारगेट मिस कर दिया। अब जब तीनों ने टारगेट मिस कर दिया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम हिट द टारगेट। तो हमारे पास क्या है, ये तीनों ने मिस किया, सेकेंड पार्ट। इसको करने का क्या तरीका है, ये इसमें क्या है कि सब ने क्या किया, तीनों का टारगेट सही जगह पे लगा, हिट द टारगेट, ऑल थ्री हिट द टारगेट। क्या है, तीनों ने टारगेट को हिट किया, कहाँ गया, ये देखो हिट द टारगेट, ठीक है, इसको लिख देना, ऑल 3 प्लेयर्स हिट द टारगेट। देखो इसके लिए क्या है, या तो इस ये वाली जो प्रोबेबिलिटी लिखनी है क्या, कि नहीं कर पाए, मतलब टारगेट नहीं लगा, इसका और इन दोनों का समेशन कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या है, या तो हम क्या करें, 1 में इसको 160 को घटा दें, तो इससे क्या आएगा, 159 60 आ जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक। अगर ऐसे करना चाहो तो ये तीनों ने के हिट नहीं कर पाए और तीनों का हिट हो गया, ठीक। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास पहले से ही प्रोबेबिलिटी पता है हमको क्या, कि तीनों का जो टारगेट हिट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको पता है, तो उसको लिख देते हैं। क्या है हमारे पास, अगर ए टारगेट पे हिट करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ए है, बी अगर हिट करता है तो उसकी बी है, और सी अगर हिट करता है तो सी है। और इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, कितना है, ए के लिए 4/5 है, बी के लिए कितना है
3/4 है और सी के लिए कितना है 1/3 है। ये सब लिखा हुआ है, देखो अभी हैंग कर गया है, जब आ जाएगा तो दिख जाएगा। इस शुरुआत में ही हमने लिखा था। 2 कै बजे आता है, आ गया 4/5, 3/4 और 2/3, 2/3 है। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये चला गया, देखो मजाक हो रहा है इसमें। ये कितना था पहले 4/5, क्योंकि ये टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये कितना था 3/4, ये भी हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। ये कितना था 2/3। अब यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2/5। अब हमने बताया कि ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिखा, कि हम लिख देते कि टोटल ये हैं, इसके बाद उसमें 1 में घटा देते 160 आता, ये हमारे पास 59/60 आ जाता, आंसर हो जाता। ये आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें वो भी इंक्लूड है कि 2 ने हिट किया, 2 ने नहीं हिट किया, 1 ने हिट किया, यानी इसमें सारी कंडीशन प्रूव हो रही थी। इसलिए ये वाला पार्ट करना होगा। इसको करोगे तो इसमें ये वाला भी आ जाएगा। हो सकता है एक बंदे ने टारगेट पे हिट किया हो, फिर उसके बाद 2 ने भी टारगेट पे हिट किया हो, या फिर तीनों ने किया हो, तो तीनों का केस ये वाला होगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए हमने बता दिया कि किसी का दिमाग चल गया, बोले हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड होगा, हो सकता है एक बंदे ने हिट किया हो सकता है 2 ने हिट किया हो सकता है तीनों ने हिट किया हो। ठीक है। अब अगला पार्ट क्या है, ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम हिट। ओनली वन ऑफ मतलब इनमें से केवल एक ही ने हिट किया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था, सेकंड था कि तीसरा था, अब तीसरा पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में देख लो, अब इसमें क्या है, केवल एक बंदे ने हिट किया। इसका ये पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओनली वन हिट द टारगेट। एक ने हिट किया, देखो इसमें क्या होगा, हो सकता है कि ए ने हिट कर लिया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, PA है। इसके बाद जो रिमेनिंग 2 उन्होंने हिट नहीं किया, यानी फिर B', इसके बाद इंटू C'। एक कहानी ये हो सकती है। या फिर हो सकता है कि A ने हिट ना किया हो, ठीक है, लेकिन B ने हिट कर दिया हो, तो इसकी B लिख देंगे। इसके बाद C ने हिट ना किया हो, तो एक कहानी ये हो गई। इसके अलावा ये भी हो सकता है क्या, इसके अलावा ये हो सकता है कि A ने हिट ना किया हो, A', B ने भी ना हिट किया हो, B', और C ने हिट कर दिया हो। तो यही 3 केस होंगे, इसके अलावा तो कोई केस नहीं होगा। ये C ने हिट कर दिया हो, तो यहाँ पे कहाँ गया, ये हैंग कर जाता है, इसी वजह से उठाने में दिक्कत हो जाती है किसी को। अब देखो कब आता है, वेट कर लो भाई। यहाँ पर ये क्या है, ये जो हमारा डैश नहीं लगा ना, अगर इसको हम रफ करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो वाला रफ उठा रहे हैं तो ये अलग ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सी ने हिट किया हो, यहाँ पे क्या है, सी ने हिट किया हो, तो ये 3 कहानी हो गई। बस इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है। इसके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने निकाला कितना है, 3/4 तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। इसकी कितनी है, 1/3 है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आओ, इसके क्या है, हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। और इसके हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो एक ये केस हो गया। इसके बाद प्लस इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हिट ना करने की 1/5 है, और इसके भी हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, और इसके भी 2/3 ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। ये ऊपर सब लिखी हुई है, ऊपर ले जाने से मतलब था ये कि हैंग करने लगेगा, इस वजह से नहीं ले जा रहे थे। तो ये हमने सब लिखा हुआ है। हिट करने, ये हिट नहीं करने की हैं, ये हिट करने की हैं। ठीक, देखना है तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया लगता है इसके लिए। तो ये कहानी है, अब ये आ गया। ये हमने देखो, ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, ये टारगेट पे हैं और ये टारगेट नहीं पे हैं। ठीक है, ये सब हमने लिखा हुआ है। अब नीचे वाले पे वेट करो।
अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 4 से तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 30। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 9/60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसमें एक बंदे ने केवल हिट किया है। दूसरा पार्ट देख लो, इसमें क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2, यानी 2 बंदे हिट करेंगे। ऐसा ही केस है इसमें भी। थर्ड का बी पार्ट, 2 बंदे टारगेट पे हिट करेंगे, ठीक है, ओनली एग्जैक्टली 2 प्लेयर हिट द टारगेट, हिट्स द टारगेट, जो टारगेट है उस पर हिट करेंगे। देखो, हो सकता है ए ने हिट कर दिया हो, ठीक है, और बी ने भी हिट कर दिया हो, एक केस, लेकिन सी ने हिट ना किया हो, एक कहानी ये बन सकती है। फिर हो सकता है ए ने हिट किया हो, बी ने हिट ना किया हो, और सी ने भी हिट कर दिया हो, एक कहानी ये बन सकती है। फिर हो सकता है कि ए ने हिट ना किया हो, ठीक है, बी ने हिट कर दिया हो और सी ने हिट कर दिया हो। इसके अलावा कोई केस नहीं है, यही 3 केस बनेंगे। बस इसमें रख दो। ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5, बी के हिट करने की 3/4, सी के हिट ना करने की 1/3, प्लस ए के हिट करने की 4/5, बी के हिट ना करने की कितना 1/4, सी के हिट करने की 2/3। सेम इसमें लगाओ, ए के हिट ना करने की 1/5, बी के हिट करने की कितनी है? 3/4, और सी के हिट करने की 2/3। बस सॉल्व कर लो। 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/5, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2/15। फिर उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2, यहाँ बचेगा 1/10। तो यहाँ का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा? 10, 13/30। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हमारा हो गया समाप्त। अब हाई स्कूल का चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।